नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सीएम धामी का वार। मुख्यमंत्री ने गठबंधन को देश के लिए बताया खतरा। राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में फिर हो सकती है देरी। प्रवर समिति को सौंपा गया नगर निगम संशोधन विधेयक। ओबीसी आरक्षण के मसले पर फंस गया पेच। वाइब्रेंट विलेज योजना से बदल रही उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव की तस्वीर। नेलांग और जादुंग गांव में खुली विकास की राह। होमस्टे जैसे स्वरोजगार से जुड़ रहे लोग। और उत्तराखंड में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उधम सिंह नगर में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, तो डोईवाला में 78 लाख रुपए की स्मैक बरामद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर विभाजनकारी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्या कांग्रेस फिर से कश्मीर में धारा 370 लागू करना चाहती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से गिराना चाहती है? इन सवालों के साथ ही 10 सवाल पूछे गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान होगा। ऐसे में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, तो वहीं इस मसले पर अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं कि वो किस प्रकार से कश्मीर को किस प्रकार से बर्बाद करने वाले लोगों के साथ आज अपना गठबंधन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से हमारे चूँकि ये 10 सवाल हैं कि उनको 10 सवालों के जवाब देश की जनता को जरूर देने चाहिए कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से फिर से अलग झंडे के वायदे को समर्थन करती है क्या? पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस करके 10 प्रश्न पूछे हैं कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से। मैं पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि पीडीएफ से अपने गठबंधन में कुछ कहेंगे? पीडीएफ की तो खुल गई थी पोल कि किस तरीके से आतंकवादियों का सपोर्ट पीडीएफ करती है। उसके संग आपने गठबंधन किया था, क्या भूल गए? 370 की बात करने वाले लोगों, जरा बताओ, आतंकवादियों को खत्म और आतंकवाद खत्म करने की बात करने वाले लोग कब बताओगे? जो शहीद हो गया अभी दीपक आया, उसमें कुछ कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी आप ही के राज्य का रहने वाला है, क्या आप बताएंगे कि अभी गढ़वाल रेजिमेंट के 5 जवान शहीद हो गए आए थे, उस पर आप कुछ बोलेंगे? पुलवामा की जांच आज तक आप नहीं कर पाए, उस पर आप कुछ बोलेंगे? उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव फिर से लटकने की संभावना नजर आ रही है। नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को सौंपे जाने के कारण ये पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में हो सकती है देरी। निकाय चुनाव लटकने की संभावना तेज। संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने पर फंसा पेच। उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव का इंतजार और लंबा होने जा रहा है। निकाय चुनाव फिर से लटकने की संभावना नजर आ रही है। दरअसल विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भेजने के फैसले से चुनाव जल्द करवाने की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही हैं। बता दें कि प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने और विधेयक के मंजूर होने के बाद ही चुनाव का रास्ता खुलेगा। उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में ही समाप्त हो गया था। तब से ही निकायों में प्रशासक तैनात है। जून में प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है। दूसरी ओर हाईकोर्ट का सरकार पर जल्द से जल्द चुनाव करवाने का दबाव है। हाल ही में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में शहरी विकास विभाग की ओर से 25 अक्टूबर तक हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाने का दावा किया गया था। अब इन दावों के बीच मानसून सत्र के आखिरी दिन ही विधानसभा में विधेयक प्रवर समिति को भेजे जाने के फैसले के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। विधेयक प्रवर समिति को भेजने से अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई है।
अब ऐसे में देखना होगा कि 5 सितंबर को हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आखिर क्या फैसला निकलकर सामने आता है, क्योंकि विधेयक प्रवर समिति के पास जाने के बाद शहरी विकास विभाग के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। समिति की रिपोर्ट आने और विधानसभा से विधेयक पारित होने तक शहरी विकास विभाग अब अपने स्तर से निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं ले सकता। बता दें कि प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 1 महीने में देनी है और इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने और पारित करवाने के लिए विशेष सत्र बुलाना होगा, क्योंकि मानसून सत्र के बाद शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर से पहले नहीं होगा और यदि शीतकाल के लिए इंतजार किया जाता है तो निकाय चुनाव अगले साल तक टलना तय है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए अब उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र गांव की तस्वीर बदलने जा रही है। 1962 के युद्ध के बाद से खाली हुए उत्तरकाशी के नेलांग और जादूंग गांव में विकास और स्थानीय लोगों के जीवन में सुधार की योजनाएं जल्द ही जमीन पर उतरने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव के समग्र विकास और स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की योजनाएं जल्द ही जमीन पर उतरने वाली है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के द्वारा जिले के 8 गाँव में विद्यालयों को पक्का और बिजली पहुँचाने के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। जिला स्तर से नेलांग और जादूंग गाँव में आजीविका और पर्यटन विकास की योजनाओं का निर्माण किए जाने के साथ ही टकनौर क्षेत्र के 8 गांव को रिंग रोड से जोड़े जाने, हर्षिल सैन्य क्षेत्र के बाहर बाईपास सड़क का निर्माण करने और गंगा तट पर घाटों का निर्माण की योजना सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में प्रस्तावित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के 10 गांव जादूंग, नेलांग, मुखुआ, धराली, हर्षिल, बगौरी, झाला, जसपुर, पुराली, सुखी को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन, सड़क संचार, आवास एवं ग्रामीण अवसंरचना, ऊर्जा, संचार और आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने के लिए जिला स्तर से इन गाँवों के लिए कई योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं। ये इन गाँवों को इस समय हम लोग वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत डेवलप कर रहे हैं और इसमें यहाँ पर जादूंग और नीलोंग वाला एक क्षेत्र है और उसके अलावा जो हर्षिल घाटी के 6-7 गांव हैं वहाँ पर उन सभी पर हम लोग कौशल विकास से लेकर के अवस्थापना विकास के कार्य कर रहे हैं। जादूंग की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी प्रथम चरण में 6 होम स्टे जो बिल्कुल एकदम खंडहरनुमा मकान थे उनकी जगह पर राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा 6 होम स्टे वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर एक प्रवेश द्वार का निर्माण गाँव में किया जा रहा है। इसके अलावा एक फेस्टिव जिसमें कि फेस्टिवल्स आयोजित किए जा सके ऐसा एक ग्राउंड बनाने की भी योजना है भविष्य में। इसके अलावा जो रास्ता है जादूंग गाँव जाने वाला उसमें भैरव घाटी पर और इसके अलावा श्रीकांठा व्यू पॉइंट पर वहाँ पर व्यू पॉइंट और जो पर्यटकों के लिए कुछ शेल्टर वगैरह बनाने का हमारा प्लान है। केंद्र सरकार की योजना उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों में रंग लाती दिख रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इन गांवों में विकास पहुंचे और यहां के लोगों का जीवन भी आसान हो सके। चंपावत पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष हिमेश के आवास जाकर उनके पिता के निधन पर शोक जाहिर किया है। आपको बता दें कि मंत्री रेखा आर्य चंपावत दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता हिमेश के आवास पहुंच। वहीं जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में कृष्ण वाटिका तैयार की गई है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के 5 पसंदीदा पेड़ लगाए गए हैं जो उनकी बाल लीलाओं से जुड़े हुए हैं। इसमें कदम्ब, मोलश्री, कृष्ण वट, कृष्ण कमल और वैजयंती के पेड़ शामिल हैं। देखा जाए तो ये पेड़ अब विलुप्ति की कगार पर है। ऐसे में वन अनुसंधान संस्थान ने इन पेड़ों का संरक्षण करने का काम किया है। अनुसंधान केंद्र के क्षेत्राधिकारी मदन बिष्ट ने बताया कि उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्ण वाटिका तैयार की है। ये वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में हमने एक कृष्ण वाटिका बनाई है। जन्माष्टमी के टाइम में इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान कृष्ण को 5 तरह की जो वनस्पतियाँ प्रसिद्ध उनके लिए उनको अच्छी थी
वो हमने यहाँ पर स्थापित किया है। कदम्ब है जिसमें वो बांसुरी बजाया करते थे। बकुल या मौलसरी है जो बहुत घना पेड़ होता है जिसमें वो छुपते थे। माखन कटोरी जिसको कहा गया, कृष्ण भट्ट, भगवान कृष्ण के नाम पे ही उसका नाम भी फाइकस कृष्णा ही पड़ा हुआ है, तो मक्खन उससे खाते थे। और कृष्ण कमल जो वो उनको प्रिय था। और बैजंती माला, गले में बैजंती माला कहा गया भगवान कृष्ण के लिए, तो वो बैजंती का पेड़ भी यहाँ लगा हुआ है। तो 5 तरह की वनस्पतियाँ यहाँ लगी हैं और यहाँ पर जो भी विजिटर आता है, आगंतुक आते हैं, वो इसका अवलोकन करते हैं और देखते हैं। वहीं चंपावत में गुरिल्ला समाज के लोगों ने 2 सितंबर को सीएम आवास कूच का ऐलान किया है। गुरिल्ला संगठन के जिलाध्यक्ष ललित मोहन बगोली ने कहा है कि इस प्रदर्शन के जरिए सरकार को उनका वादा याद दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके समाज के लोग पिछले 18 सालों से अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते, सरकार नहीं सुन रही है, लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों ने 2 तारीख को एक लंबा प्रोग्राम रखा है जिसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा है जो हमारे मुख्यमंत्री आवास के बाहर पर होगा। वहाँ पर हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहाँ से हम उठेंगे नहीं और अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और अपनी मांग जब तक हम पूरी नहीं होंगी तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। हम लोगों ने चंपावत जिले से सभी गुरिल्लाओं को निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है चंपावत जिले के गुरिल्ला जो है देहरादून कूच करेंगे। कम से कम 400 लोग, 400 से 500 के बीच में गुरिल्ला जो है देहरादून को कूच करेंगे। वहीं उधम सिंह नगर में एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र के एक घर में छापेमार कार्रवाई की गई और इस दौरान एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है और मौके से पुलिस ने नकली शराब के साथ ही उपकरणों को भी बरामद किया है। देखिए, हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहाँ पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने के उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, इसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है जहाँ पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाए। उधर देहरादून स्थित डोईवाला में पुलिस और एएनटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 263 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। एसएसपी एसटीएफ की माने तो बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 78 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि आरोपी यहां स्कूली छात्रों को स्मैक सप्लाई किया करता था। देखिए, जो हमारी एएनटीएफ की टीम है लगातार ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने लगभग 1.5 किलो स्मैक बरामद की थी और उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारी एएनटीएफ गढ़वाल की टीम के द्वारा एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा गया है और उसके कब्जे से 263 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 78 लाख रुपए की वैल्यू है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये किससे लेकर आ रहा था और कहाँ आगे सप्लाई करने जा रहा था और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमें प्राप्त भी हुई हैं, उस पर आगे काम किया जाएगा और इसके विरुद्ध थाना डोईवाला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं पौड़ी में बढ़ रहे नशे को लेकर स्थानीय लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एसएसपी से मुलाकात कर नशे के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी मांग की है। इसके साथ ही एसएसपी ने भी स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मैं यहाँ पे इस एसएसपी सर से मिलने इसलिए आई थी क्योंकि कुछ दिनों से जो हम पौड़ी का माहौल देख रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के प्रति वो माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ लिप्त होती जा रही है। देखिए, हमारे पास जब भी कोई शिकायत आती है या फिर कोई पब्लिक की तरफ से हमारे पास ये सूचनाएं आती है कि जहाँ पे भी नशे का सेवन हो रहा है, कई युवा जो हैं इसमें जुड़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से देखो निरंतर कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, हमारे अभी ज़िले में ही वर्ष भर में 30 से ज़्यादा मुकदमे हो गए हैं और जो हमारे कई रैकेट बनाकर कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उधर डोईवाला विधानसभा के सेबूवाला में साल भर से टूटे पड़े हुए पुल की अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है। दरअसल पिछले साल बरसात के दौरान पानी के तेज बहाव में बहने की वजह से ये जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे पुल पार करते हैं। लेकिन 1 साल बाद भी इस पुल की मरम्मत नहीं की गई है।
वहीं टिहरी के गंसाली क्षेत्र में गधेरे में बहे स्वास्थ्य कर्मचारी का शव घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गंसाली क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के चलते स्वास्थ्य कर्मचारी राहत बचाव टीम के साथ कार्य में जुटा हुआ था और वापसी के दौरान गेवाल गांव जब वो वहां पर पहुंचे थे उस वक्त वहां से लौटते समय ही ये हादसा हुआ है। रुड़की के मंगलोर से दो पक्षों के बीच खूनी झड़प का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर धारदार हथियार चले हैं और इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ, जैसे कि हम फैसला हुआ था, जो पहले लड़ाई हुई थी उस फैसले के दरमियान तो फैसला तो हो गया था। फिर बाद में क्या नाम है, इन्होंने मेरे पास पुलिस भेजी, दुकान के पास मेरे पास पुलिस भेजी उन्होंने, तो बोलने लगे कि आपको चौकी में ले जाया जाएगा। तो क्या नाम है, हम चौकी में आ रहे थे तो कुछ जने तो हम आ गए थे, तो एक भाई पीछे रह गया था हमारा। पीछे रहने की वजह से तो वो आ रहा था ना, तब झगड़ा हुआ। तो 4-5 जने बैठे थे, क्या नाम है, पंच ले गए, कुछ ने कुछ छुरी वगैरह ले रखी थी, हथियार ले रखे थे, तो पीछे से वार किया, उनके सिर में चोट है, उनकी वीडियो भी हमारे पास, फोटो भी है। उधर रुड़की में खनन कारोबारी के पास जंगलात की पर्ची न होने पर वन कर्मचारी पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है। प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी का यह आरोप है कि वन विभाग की टीम पर खनन कारोबारियों ने लाठी डंडे चलाए हैं जिसमें काफी लोग गंभीर भी हुए। अब देखना यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रात को जो है रुड़की में वन अपराधों के नियंत्रण हेतु गश्त कर रहे थे, तो करीब 2 बजे रात्रि को हम ये रुड़की छुटमलपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तो एक वाहन आया वहाँ से, इधर सब यूपी की तरफ से आ रहा था, तो हमने उसको रोक करके उसके दस्तावेज मांगे। वो तो अब जो है अपने बचाव के लिए जो है झूठा एलिगेशन लगाएंगे हमारे ऊपर, तो उसमें तो रुड़की के स्टाफ से भी पूछा जा सकती है ये बात। तो उसके बाद 5-5:15 बजे वो जो है 15-20 आदमी लेकर के हमारे ऊपर जो है हमलावर पोजीशन में आया और सभी स्टाफ से जो है उनकी वर्दी में खींचतान करके उनके कपड़े वपड़े फाड़ दिए। वो आगे से इनकी टीम आई सामने से, यहाँ आकर रुकी थी, इन्होंने गाड़ी रोक ली मेरी। गाड़ी रोकने के बावजूद मैं इनके पास में गया, मैंने कहा जी भाई जी रात में रवन्ना में काटते नहीं, दिन में रवन्ना काटते हैं, रात में 1000 रुपये लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो जैसे फिर जहाँ है मैंने इन्हें रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा साहब मेरा देख लो गलती हो गई मेरे से। मैंने इन्हें कहा, इन्होंने मुझे कहे 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए कहने के बावजूद ये मेरे से नीचे उतरे नहीं। फिर होते होते 70,000 रुपये आ गए। चले चल 70,000 दे दिए, मैंने 50,000 रुपये इन्हें दिए। 50,000 देने के बावजूद भी इन्होंने मेरे पे बंदूक तक के तानी। वहीं बाजपुर में उप चिकित्सा अधिकारी ने कृष्णा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया जहां पर कई अनियमितताएं पाई गई। साथ ही अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज भी पूरे नहीं थे, जिसके चलते अस्पताल को सील कर दिया गया है और चिकित्सा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंप दी है। इसमें लगातार शिकायत मिल रही थी, तो उनके उस पर ब्याह पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर जी द्वारा ACMO डॉक्टर SP सिंह सर को उन्होंने वहाँ से भेजा कि आप जाके मौका मुआयना करें, और उन्होंने आकर इधर से मुझे लिया। हालांकि मेरा अभी शाम को डीएम साहब के साथ मीटिंग नहीं है, मैं बहुत बिजी था, उसके बाद भी गया मैं। तो उसमें यही हुआ कि उनको मौके पे जो मिला तो उन्होंने फिर उसको सील कर दिया। वहीं दमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में चोरों ने मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं ये पूरी जो घटना है वो CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की है। CCTV कैमरे में जब देखा गया तो 1:11 पर चोर आया मंदिर में। सुबह जब सफाई करने वाले आए कर्मचारी, तब उन्होंने मुझे अवगत कराया कि आप चल के मंदिर को देखो। मैं मंदिर गया, मंदिर जाने पर देखा तो ताले तो उससे टूटा नहीं, जो मुख्य ताला था उसने गेट की जाली काटने के बाद अंदर गया। दान पात्र की जितनी धनराशि थी, प्रति महीने लगभग 4,000 रुपये निकलता है, वह धनराशि गायब। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सीएम धामी का वार। मुख्यमंत्री ने गठबंधन को देश के लिए बताया खतरा, राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल।
उत्तराखंड के निकाय चुनाव में फिर हो सकती है देरी। प्रवर समिति को सौंपा गया नगर निगम संशोधन विधेयक। ओबीसी आरक्षण के मसले पर फंस गया पेच। वाइब्रेंट विलेज योजना से बदल रही उत्तरकाशी की सीमावर्ती गांव की तस्वीर। नेलांग और जादुंग गांव में खुली विकास की राह। होमस्टे जैसे स्वरोजगार से जुड़ रहे लोग। और उत्तराखंड में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उधम सिंह नगर में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ तो डोईवाला में 78 लाख रुपए की स्मैक बरामद।